हेलो डियर बच्चों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है ई टू इंडिया पर। मैं शरद आदित्य, आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज नीट का एग्जाम हुआ है। नीट का एग्जाम को यदि हम देखते हैं तो केमिस्ट्री का जो पेपर था काफी इजी था, बहुत आसान था। कुछ प्रश्नों में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, कुछ प्रश्नों में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। यदि हम चर्चा करें इस केमिस्ट्री के पेपर की, तो ये लगभग एनसीईआरटी को पूरा कवर करता हुआ मिलता है। मतलब 99% ये एनसीईआरटी के लाइनों को उठा के यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि एनसीईआरटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो कोई बात नहीं है, आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो प्रश्न आए थे नीट में उनके आंसर किस प्रकार से होंगे, वहां पर आंसर की हमें किस प्रकार से मिलती है। तो आप यहाँ पर इस सेशन से पता कर सकते हैं कि आपके प्रश्नों का आंसर क्या होगा, आप किस प्रकार से आप प्रश्न को करके आए हैं। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर अकार्बनिक रसायन के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न है। बच्चों यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। बच्चों यहाँ पर निम्न में से असत्य कथन की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों ये लेंथराइट संकुचन के बारे में हमसे डिस्कस करना चाह रहा है। लेंथराइट संकुचन को हमने आवर्त सारणी में पढ़ा है, साथ में हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा है। और बच्चों हमने वहां पढ़ा था कि जो ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं बच्चों, वो सामान्यतः रंगहीन नहीं होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, रंगीन होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है बच्चों, एफ संक्रमण होता है, एफ ट्रांजिशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ा तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वो मुझे पसंद नहीं आया। इसका मीनिंग है कि जो पसंद नहीं आ रहा है वो क्या बच्चों, वो हमारा यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, रॉन्ग आंसर का मीनिंग हुआ कि रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे प्रश्न की। तो यहां पर हमें प्रश्न का आंसर प्राप्त हो चुका है कि यहां पर हमें दिया जा रहा है कि त्रिसंयोजी लेंथराइड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। भाई रंगहीन क्यों होते हैं, हम जानते हैं कि जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, एफ संक्रमण होता है, संक्रमण होता है। और इस संक्रमण के कारण क्या होता है बच्चों, वो रंगीन होते हैं। और उनमें इलेक्ट्रॉन है वो एफ कोश से कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करेंगे तो वो रंगीन होंगे, ना कि रंगहीन। तो बच्चों ये यहाँ पर इन्होंने गलत स्टेटमेंट हमें दिया है और गलत स्टेटमेंट को हमें पहचानना था, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है सत्य कथन को पहचानिए, इससे हमारा आंसर हो जाता है बच्चों यहाँ पर 3 हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, काफी सिंपल प्रश्न था। बच्चों नेक्स्ट में बात है, नेक्स्ट में का प्रश्न हमें दिया जा रहा है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इसका जो पेपर का कोड है वो M5 है। M5 कोड के हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, उनका सिक्वेंस है। सीक्वेंस आपके कोड में कुछ और हो सकता है लेकिन प्रश्न वही रहेगा। बच्चों यहाँ पर हम बात करें कथन फर्स्ट की, अम्लीय सामर्थ्य दिया जा रहा है मुझे HF से HCl HBr HI का, एकदम मुझे परफेक्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो आरएनएस के कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं देखता हूं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार का मान बढ़ेगा। बच्चों आकार का मान बढ़ेगा तो H+ को त्यागने की क्षमता जल के अंदर क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाती है। अतः ये जो कथन है एकदम परफेक्ट हमें राइट दिखाई दिया। बच्चों जैसे हम बात करें कथन नंबर सेकंड की, तो जैसे जैसे समूह में नीचे आने पर तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी यहाँ पर बंध की प्रबलता घटती जाती है, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने वही आंसर दिया है जो हमने पहले बोला था, वही कथन में सेकंड में दिया है कि भाई ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो H+ को त्यागने की क्षमता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, अतः अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों, वहां पर बढ़ने लगती है। अतः कथन सेकंड भी 100% यहाँ पर हमें राइट दिखाई दिया। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो देखते हैं हम, इसका आंसर क्या मिलेगा, मुझे प्राप्त होगा दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है। जिस बच्चे का ये पेपर था उसने भी यहाँ पर 2 नंबर टिक किया है, उस बच्चे का प्रश्न यहाँ पर एकदम 100% हमें राइट दिखाई दिया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने इसका आंसर कर दिया टिक कि यहाँ पर दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड एकदम करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट में बात है निम्न क्षारीय धातु की हम बात कर रहे हैं। निम्न क्षारीय धातु की हम बात करें, यहाँ पर क्षारीय धातु के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा हैलाइड है जो सहसंयोजी प्रकार का भी है और कार्बनिक विलायक के अंदर घुलनशील भी है। तो भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फजांस का नियम याद कीजिए, फजांस का रूल याद कीजिए, पोलराइजेशन याद कीजिएगा। तो जो फजांस के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि यदि छोटा आयन है, छोटा धनायन है, तो उसमें ध्रुवीकरण की क्षमता क्या होती है बच्चों, सबसे अधिक होती है। ध्रुवीकरण की क्षमता अधिक होगी तो वो पास वाले ऋण आयन का अधिक क्या करेगा, ध्रुवीकरण करेगा, और वो सबसे अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना था, मुझे चेक करना है कि यहाँ पर मेरे पास दिए जा रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम भी है, क्या कैल्शियम है, कैल्शियम भी है, और यहाँ पर स्ट्रोंशियम भी दे रखा है, ये सभी आयन दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा आयन आसानी से ध्रुवीकरण कर सकता है। तो हम देखते हैं कि नीचे आने पर आकार बढ़ता है और यहाँ पर ध्रुवीकरण की क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर कम होती मुझे दिखाई देती है। अतः सह
संयोजी जो लक्षण है वो यहां पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लक्षण कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः सबसे अच्छा सहसंयोजी जो हैलाइड होगा वो कौन सा होगा बच्चों, BeCl2 मिलेगा। और बच्चों हमने आपको बताया है अपने जो कोर्स था जिसको आपने देखा भी है, नहीं देखा तो आप जिसको देखेगा एक बार बच्चों ध्यान से देखिएगा, उसमें हमने बताया था आपको बेरिलियम के अधिकांश यौगिक क्या होते हैं बच्चों, सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इसमें ध्रुवीकरण की जो क्षमता होती है वो काफी वहां पर अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस प्रश्न का आंसर टिक कर दिया है 1। जिस बच्चे का पेपर है उसने यहाँ पर थर्ड आंसर किया है, वो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक करके आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट में प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों नेक्स्ट में अगले प्रश्न में आते हैं। हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक ट्राइटियम में निम्न में से किस कण का उत्सर्जन करेगा। बच्चों समस्थानिक की बात करें तो हमें हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं तो हमें 3 समस्थानिक याद रहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बच्चों ट्रिटियम का मीनिंग हुआ कि ट्रिटियम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुझे मिलता है, ट्रिटियम में कितना मिलता है, ट्रिटियम का सिंबल होता है 1, इसका भार होता है 3। और बच्चों यदि ये स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, यदि ये स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो क्या करना होगा बच्चों, स्थायी अवस्था कौन सी होती है, इस समस्थानिक की जो स्थायी अवस्था है वो कौन सी होती है, यहाँ पर होती है H1H यहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर जो ट्रिटियम जो रेडियोएक्टिव तत्व है यदि वो स्थायी अवस्था में प्राप्त करना चाहता है तो उसको यहाँ पर बीटा कण का उत्सर्जन करना होगा। बीटा कण का यदि उत्सर्जन करता है तो वो प्रोटियम अवस्था प्राप्त कर लेता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफी आसान सा प्रश्न था यहाँ पर, ये फिजिकल के भी प्रश्न है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी प्रश्न है और ये इनऑर्गेनिक का भी प्रश्न माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर तो बीटा कण का उत्सर्जन करता है और ये अवस्था प्रोटीन में प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये बीटा कण का उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट में बातें हैं, BF3 एक समतलीय और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण मुझे पता करना है, साथ में उसके जो केंद्रीय धातु है उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई देंगे ये भी मुझे पता करना है। काफी सिंपल सा प्रश्न है, एकदम पप्पू टाइप प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, ये प्रश्न सभी बच्चों को पता होगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपने क्या किया होगा मैं आपको बता दूं कि आपने वहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोल्व किया होगा उसको कि भाई BF3 इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 3 सिग्मा बंद होते हैं, 3 सिग्मा बंद होंगे तो यहाँ पर संकरण का जो प्रकार होगा बच्चों वो क्या होता है, वो हो जाता है sp2। बच्चों sp2 है तो हमें पता लगा कि यह समतलीय आकृति का होता है, ये समतलीय क्या होता है, त्रिकोणीय होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसका आधा आंसर तो तलाश के लिया है कि ये sp2 अवस्था में है। sp2 मुझे फर्स्ट और फोर्थ दोनों में दिखाई दिया। अब आधा आंसर हमें तलाश करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब यहाँ पर बोरोन बंद बना लेता है 3 तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरोन BF3 बनाने के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है और इस वजह से बोरोन के बाह्यतम कक्ष में अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और जैसे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो मेरा पेन चला जाता है ऑप्शन नंबर 4 पर। आंसर हमने 4 टिक कर दिया है। ओके, तो काफी सिंपल प्रश्न था बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट में बात है, निम्न अभिक्रिया में से कौन धातु विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी धातु यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों विस्थापन अभिक्रिया की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता हूं मैं, किसी परमाणु के द्वारा या किसी परमाणु के समूह के द्वारा मैं दूसरे परमाणु को या समूह को वहां पर प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर धातु विस्थापन विधि की मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से रखते हैं कि बच्चों यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने यहाँ पर क्रोमियम को प्रतिस्थापित कर दिया है, क्या कर दिया बच्चों, प्रतिस्थापित कर दिया है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। क्रोमियम यहां से बाहर आ चुका है और एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया हमने धातु कर्म वाले चैप्टर में, मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये काफी सिंपल है। वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जहां पर धातु का विस्थापन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम का यहाँ पर विस्थापन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, धातु का विस्थापन होता हुआ मुझे दिखाई दिया। अतः इस प्रश्न का बच्चों जो आंसर है वो यहाँ पर फाइनली हम 3 टिक कर देते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से प्रश्न दिया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो BSc-PR से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको संकरण के सिद्धांत से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यदि हम बात करें PCl5 का जो संकरण होता है वो sp3d होता है। यदि sp3d संकरण है तो उसकी जो आकृति मुझे मिलेगी वो मिलेगी बच्चों त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो इसका मीनिंग हुआ कि मुझे PCl5 को मिला देना चाहिए किसके साथ में, 4 के साथ में, क्योंकि इसकी आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय मुझे प्राप्त होती है। बच्चों SF6 की हम बात करें तो यहाँ पर ये 6 सिग्मा बंध रखता है सल्फर
और 6 सिग्मा बंद रखता है, तो बच्चों ये होता है sp3d2 संकरण के साथ में ये अष्टफल की ज्यामिति मुझे प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा। तो SF6 की बात करें तो ये होगा बच्चों कौन सा अष्टफल के, मतलब ये 3 पर हमने इसको मैच कर दिया है। बच्चों ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की बात करें, ब्रोमीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 बंध बनाने में काम आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचते हैं। तो 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो मुझे दिखाई देगा ये एक तो बनेगा बच्चों वर्ग, ऊपर बना देंगे पिरामिड, तो बन जाता है वही वर्ग पिरामिड आकृति का। तो देखिए यहाँ पर मैंने सी को मैच कर दिया वर्ग पिरामिड से, तो इसको हम मैच करेंगे फर्स्ट के साथ में। और लास्ट हमने देखा कि BF3 जैसा कि हमने सोल्व किया है कि BF3 यहां पर हम बात करें तो BF3 क्या होगा बच्चों, वर्ग क्या होगा बच्चों, वर्ग में नहीं होगा, समतल त्रिकोणीय होगा। समतल त्रिकोणीय से हम इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर मिलता है मेरे को त्रिकोणीय समतल यानी सेकंड से। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का आंसर मिलता है मुझे फोर्थ कहां पर है, फर्स्ट और सेकंड में भी फोर्थ है। बी का हमने मैच किया थर्ड के साथ में, बी यहाँ पर भी मैच हो रहा है। सी का हमने मैच कर दिया फर्स्ट के साथ में, सी का हमने फर्स्ट में मैच कर दिया है, ऊपर मैच नहीं हो रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों फाइनली 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पाते हैं जेडार मतलब जर्कोनियम में, HF हाफनियम में कि परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या समान क्यों होती है। बच्चों यहाँ पर बात करें चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी का जो टॉपिक है उसका नाम है परमाणु त्रिज्या। बच्चों वहां पर हमने पढ़ा था यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि मैं बात करूं जर्कोनियम और हैफनियम की, तो जर्कोनियम यहाँ पर मुझे मिलता है 4D सीरीज में, 4D श्रेणी में, और 5D श्रेणी में मुझे मिलता है हाफनियम मिलता है। दोनों का आकार यहाँ पर लगभग समान होता है। इसका कारण क्या होता है कि 5D श्रेणी के तत्वों में लेंथ संकुचन होता है, क्योंकि वहां पर 4F इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं, जिनका क्या होता है बच्चों पुअर, वहां पर क्या होता है पुअर परिरक्षण प्रभाव होता है 4F इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से यहाँ पर आकार बढ़ने की जगह क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। इससे हैफनियम और जर्कोनियम का साइज मुझे लगभग बराबर दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का बच्चों हमने आंसर कई बार पढ़ा है, कई बार इस प्रश्न को सोल्व किया है, हमने अपने FTR कोर्स में भी सोल्व किया था, आपने देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने आंसर टिक कर दिया है कि इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात हैं बच्चों एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेटो EDT की बात कराइए, और ये आयन के रूप में हमें प्रदर्शित किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, कौन कौन होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया हुआ था, आपने पढ़ा था कि यहाँ पर CH2 होता है, इस प्रकार से CH2 होता है। यहाँ पर हम लगाते हैं एक एमीन, 2 एमीन, यहाँ पर लगा देते हैं हम CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस, फिर यहाँ पर हमने एक और जोड़ दिया है CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। दाता परमाणु की हम बात कर रहे थे, दाता परमाणु मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, कौन कौन दिखाई देता है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, एक तो है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ से घुमा के लाइए लोन पेयर को, यहाँ से घुमा के लाइए लोन पेयर को। अतः इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर EDTA के अंदर मुझे 4 ऑक्सीजन और मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, 4 ऑक्सीजन साथ में दिखाई देते हैं 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है बच्चों, दाता परमाणु ग्रुप में मुझे दिखाई देते हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर मुझे प्राप्त हो जाता है 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन परमाणु है, और ये षट दंतु के हेक्साडेंटेड है। तो काफी आसान प्रश्न था, काफी एकदम कहते हैं ना स्वयं के पप्पू टाइप का प्रश्न था। कोई भी स्टूडेंट इसको सोल्व कर सकता है आसानी से, काफी सिंपल प्रश्न था। तो बच्चे अब हमने आंसर टिक कर दिया इसका 2। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्था में इसकी संरचना बनाइए। तो जब बेरिलियम क्लोराइड की हम बात करें तो हमें याद आ रहा है कि ये केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था बच्चों वहां पर सेतुबंध ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड से ये प्रश्न लिया जा रहा है। तो बच्चों आपने पढ़ा होता कि यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है 3 केंद्रीय 4 इलेक्ट्रॉन प्रकार का ब्रिज बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके अनुसार यदि मैं इसकी बात करूं तो पहले मुझे पूछा गया है ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में हमने कुछ इसको इस प्रकार से बनाया था कि यहाँ पर काफी सारे BeCl2 परस्पर जुड़ते जाते हैं, और इनके मध्य में हमें मिलता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्ड। कैसे बनाते हैं हम इसको, हम इस टाइप से बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर था अपने पास में एक ऐसा बंध, एक ऐसा बंध, फिर यहाँ पर एक ऐसा बंध था, फिर एक ऐसा बंध था। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ ठोस अवस्था के अंदर। तो ठोस अवस्था में हम देखा कि ये हमें एक रेखीय संरचना में दिखाई दे रहा है, मतलब एक रेखा के रूप में चलता जा रहा है। ठीक है, बच्चों यदि हम बात करें कि यहाँ पर यदि वाष्प अवस्था में लिया है, तो बच्चों वाष्प अवस्था में कैसा होगा कि BeCl2 के 2 अणु परस्पर जुड़ जाएंगे, और जब वो परस्पर जुड़ेंगे तो मुझे वो कैसे दिखाई देंगे,
मुझे वहां पर ये स्टेप्स दिखाई देते हैं। दो अणु को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। यहां पर भी बच्चों 3 केंद्रीय 4 इलेक्ट्रॉन वाला सेतुबंध हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया और हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना दिया है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर ये होता है अपने पास में कैसा है, रेखीय है। और रेखीय के बाद में हम बात करें वाष्प अवस्था में दो अणु परस्पर मिले रहते हैं, दो अणु परस्पर मिले रहेंगे, तो ये होता है बच्चों कौन सा, द्विलक के रूप में हमें दिखाई देता है, द्विलक के रूप में हमें दिखाई देता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर आता है बच्चों वो क्या जाता है, श्रृंखला के रूप में और द्विलक के रूप में मुझे दोनों की संरचनाएं दिखाई देती है। तो काफी आसान सा प्रश्न में दिखाई दिया। जिन बच्चों को संरचना का ज्ञान था उन्होंने इस प्रश्न को सोल्व जरूर किया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसका आंसर टिक कर दिया है 2। नेक्स्ट नंबर के प्रश्न आते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों ये बात कर रहा है कि अत्यधिक शुद्ध धातु को हमने कई बार अपने कोर्स में बोला है, हमने आपको एफटीआर कोर्स में बोला था कि जब भी अत्यधिक शुद्ध धातु की बात करें तो आप आंख बंद करके जोन रिफाइनिंग को या मंडल परीक्षण विधि को आप टिक करके आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमने बोला था कि जो जोन रिफाइनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अति सूक्ष्म परीक्षण भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर मुझे क्या होता है, अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है, वो भी कमरे के तापमान पर। जब हमें धातु प्राप्त होती है बच्चों तो हमने देखा था कि वहां पर मुझे गलत रूप में धातु प्राप्त होती है, अशुद्धियां वहां पर हट जाती है, निकल जाती है। वहां पर हमने देखा कि हमें ये जब भी अशुद्ध हटाते हैं कमरे के तापमान पर तो मुझे वहां पर शुद्ध धातु मिलती है, अति शुद्ध धातु मिलती है। उसकी मात्र एक ही विधि अपने पास में धातु कर्म के अंदर है, इसका नाम है मंडल परीक्षण। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कई बार स्टार भी बनाया था कि 5 स्टार विधि है, ये एग्जाम में जरूर आती है और ये देखिए आ भी चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पर दे रखा है एक नेक्स्ट प्रश्न है, CX मतलब हेलोजन है, बंध एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा। बच्चों बंध एंथैल्पी का मुझे मान बताना है। जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसकी बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। बंध लंबाई कम होगी तो बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा का मान हमें अधिक देना होगा, मतलब बंध एंथैल्पी क्या होगी, अधिक होगी। जिस परमाणु का मान आकार बड़ा है बंध लंबाई भी बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो उसको तोड़ने के लिए मुझे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अतः मैं देखता हूं कि यहाँ पर आकार फ्लोरीन का बहुत छोटा है, अतः फ्लोरीन वाले केस में बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी मिलेगी, और बंध छोटा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी होगी। अतः इस प्रश्न का आंसर मुझे प्राप्त हुआ कौन सा, यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हो गया है, और यहाँ पर आयोडीन और बड़ा हो चुका है। ठीक है, हमारा आंसर हो चुका है 3rd। ठीक है, इस बच्चे ने आंसर एकदम करेक्ट किया है। पहले ये शायद कंफ्यूज था, इसने सेकंड को टिक कर दिया था, लेकिन इसने 3rd का आंसर करके एकदम करेक्ट काम किया है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या करना होता है, हमें जो प्रश्न है वो काफी सीधे दिखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन जो विकल्प दिए जाते हैं वो लगभग दिखते हैं कि यार एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कि ये आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखेंगे, शांत रखने के बाद ही सारे प्रश्न का आपको आंसर अपने आप वहां पर प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं थी। नेक्स्ट में का बच्चों प्रश्न अपने पास में, उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति क्रियता के कारण पड़ता है, उनसे संबंधित असत्य कथन के बारे में बताइए। बच्चों उत्कृष्ट गैस की बात करें, ठीक है, उत्कृष्ट गैस की बच्चों बात करें, इसका मीनिंग हुआ कि ऐसी गैसेज जो गैसीय अवस्था में होती है, जो हमेशा गैसीय अवस्था में मुझे मिलती है, मतलब वो कभी ठोस कभी द्रव अवस्था में मुझे मिलती ही नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों हम उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इनके बारे में मुझे बताना है कि ऐसा असत्य कथन यहाँ पर कौन सा असत्य, देख लीजिए असत्य है ना। ठीक है, असत्य कथन की हम बात करें बच्चों, जो गैसेज कभी ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में नहीं आई है, क्या उनका गलनांक या क्वथनांक बिंदु आप बताएंगे। सामान्य ताप पर कभी भी बच्चों ये द्रव ठोस अवस्था में दिखती नहीं है, जो द्रव ठोस अवस्था में नहीं है उनका गलनांक क्वथनांक की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे एक विकल्प दिखाई दिया था कि उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं। भाई उच्च क्यों होते हैं, ऐसा क्या हो गया इनमें कि उच्च होने लगे, ये तो गैसेज हैं, इनमें तो बंध की प्रवृत्ति होती ही नहीं। जब बंध की प्रवृत्ति नहीं होती है तो इनके परमाणु परस्पर जुड़े नहीं रहेंगे तो गलनांक क्वथनांक उच्च होने का कोई सवाल यहाँ पर उठता नहीं है। अतः मुझे ये विकल्प एकदम बेकार लगा, एकदम असत्य लगा, और ये असत्य जो कथन था वही हमारा आंसर बना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 मुझे प्राप्त हो जाता है। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पर मुझे दिया जा रहा है, एक सूची दी जा रही है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अम्ल वर्षा का कौन सा एग्जाम्पल है, धूम कोहरा का कौन सा एग्जाम्पल है, ओजोन क्षरण का कौन सा एग्जाम्पल है, शोभ मंडलीय प्रदूषण किससे होता है, मुझे ऐसी अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा,
बच्चे ने जो यहाँ पर टिक मार्क किया है एकदम करेक्ट किया है, क्योंकि हमें पता है कि सल्फ्रिक एसिड यदि वायु में मिलती है, ठीक है, सल्फ्रिक एसिड यदि वायु में मिलती है तो उससे क्या होती है बच्चों, अम्लीय वर्षा होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर से एकदम से मिला है, फर्स्ट सी के अंदर फर्स्ट मिला दिया है, सी के अंदर फर्स्ट मिल चुका है, ठीक है, एकदम राइट है बच्चों। अब हम देखें कि HOCl जब यहाँ पर फ्यूज होता है OH और Cl बनता है, तो ये जो रीजन होता है वो ओजोन परत का क्षरण का कारण होता है। बी को मिला सकते हैं हम यहाँ पर थर्ड के साथ में, बी को मिला सकते हैं हम थर्ड के साथ में, मुझे आंसर दिखाई देने लगा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए डी के यदि हम बात करें तो यहाँ पर डी अपने पास में है, तो यहाँ पर ये धूम कोहरा, जो धूम कोहरा होता है, तो धूम कोहरा का मीनिंग क्या हुआ, धुआं और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, धूम कोहरा बनाते हैं। धूम कोहरा बनाने का जो रीजन है वो क्या होता है बच्चों, NO2 गैस का टूटना, इसके अंदर NO में और O के अंदर। तो ये हमने मिला दिया डी के साथ में, हमने मिला दिया सेकंड को। इस प्रकार का जो विकल्प है वो मुझे दिखाई दिया 4 के अंदर, तो यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस स्टूडेंट में मुझे दिख रहा है कि बच्चा काफी कंफ्यूज था कि सेकंड आंसर करूं या फोर्थ आंसर करूं, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल तो नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको एक बार उनको रिएक्शन को देखना है, पहचानना है और उनको यूज देखने थे उपयोग क्या था। तो बच्चों यहाँ पर हमने आंसर कर दिया इसका 4, ओके। बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, आयनों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। ओके, युग्म नहीं है, इन बातों पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि वो नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से पूछा है नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। तो ये काफी इजी है, एकदम पप्पू टाइप का क्वेश्चन है, एकदम जिसे कहते हैं ना हलवा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने उस प्रश्न को देखा तो मुझे यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो चुका है 4। देखिए क्या क्यों प्राप्त हुआ बच्चों, मैग्नीज प्लस 2 की मैं बात करूं तो मैग्नीज प्लस 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 25 होता है, इसका क्रमांक 25 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीज के पास में, वहां से 2 चले गए हैं, तो वहां से 2 चले जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलते हैं 23 इलेक्ट्रॉन मिलते प्राप्त होते हैं। Fe+3 के बच्चों बात करें, Fe+3 का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर हम बात करें Fe+3 की तो यहाँ पर Fe जो +3 है उसमें होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 में से यदि मैं 3 को गायब कर देता हूं, अच्छा यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 26 में से 3 चले गए तो यहाँ पर मुझे मिलता है 23। ओके, हमें क्या ढूंढना था, सम इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अच्छा नहीं ढूंढना है, ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है, तो यहाँ पर इसका आंसर अभी 4 नहीं होगा। नेक्स्ट पे बात है, नेक्स्ट पे हम बात करें कि यहाँ पर Fe+2 दे रखा है बच्चों, यहाँ पर Fe+2 है, इसका मीनिंग हुआ कि Fe+2 यहाँ पर 26 में से 2 गए, 26 में से 2 गए, तो यहाँ पर मुझे मिलते हैं 24 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर मैग्नीज और 2+ की हम बात करें, मैग्नीज था 25 में 2 चले गए, तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर कितने 23 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। चलो नहीं का हमें आंसर प्राप्त हो चुका है, हमारा आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर होगा। लगभग दोनों हमें यहाँ पर आयन सेम प्रकार के दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, इस वजह से फोर्थ आंसर इसको हमने टिक नहीं किया, हमने यहाँ पर टिक कर दिया कौन सा 1। ऑक्सीजन ऑक्साइड और फ्लोराइड की बात करें तो इन दोनों में मिला के कितने हैं, इनमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम प्लस और सोडियम प्लस की बात करें तो इनमें भी 10-10 इलेक्ट्रॉन मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट वाला जो आयन था Fe+2 जो 24 रखता है इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीज +2 क्या करता है बच्चों, यहाँ पर यह रखता है 23 इलेक्ट्रॉन रखता है, अर्थात दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और मुझे पूछा गया था नहीं है, इसलिए मेरा आंसर हो जाता है फाइनल यहाँ पर 1 हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट का जो प्रश्न है काफी इजी हमें दिखाई दे रहा है कि दिए गए अणुओं में कौन अध्रुवीय प्रकृति का होता है। अध्रुवीय प्रवृत्ति के लिए बच्चों मुझे द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट की बात करनी होती है। यदि किसी अणु में सममिति नहीं है, यदि सममिति नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, वो हमें कैसे दिखाई देगा, अध्रुवीय दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, सममिति है तो हमें कैसे दिखाई देगा, अध्रुवीय दिखाई देगा, और सममिति नहीं है तो वहां पर क्या होगा बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, अतः वो ध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा। तो मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर कि जहां पर द्विध्रुव आघूर्ण पूर्ण रूप से यहाँ पर कैंसिल हो जाए। हमने देखा NO2 इसमें तो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट मुझे मिलता है POCl3 मिलता है, यहाँ पर देखा CH2O इसमें मिलता है। SbCl5 की बच्चों बात करें तो SbCl5 का यदि हम चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर 2 अक्षीय बंध हैं, और बच्चों यहाँ पर 3 मुझे मिलते हैं, कौन से 3 मुझे मिलते हैं यहाँ पर क्षैतिज बंध। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो क्षैतिज बंध है उनके जो द्विध्रुव आघूर्ण के मान हैं वो क्या होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर आसानी से कैंसिल हो जाते हैं, और जो अक्षीय बंध है उनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान भी यहाँ पर हमें कैंसिल होते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पर सदिश योग 0 आया, यहाँ पर भी हमने देखा इस दिशा में कैंसिल हुआ, सदिश योग 0 मिला, अतः यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कौन सा, ये अध्रुवीय प्रवृत्ति का, क्योंकि म्यू का मान कितना है 0 है, अतः ये होगा अपने पास में फाइनली अध्रुवीय प्रवृत्ति का।
अतः इस प्रश्न का आंसर सिंपल वे में हमें प्राप्त हो चुका है और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना था। बच्चों ये जो प्रश्न है ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक से हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर आयरन के ऊपर आवेश का मान मुझे दिखाई दिया +3 आवेश है। बच्चों +3 आवेश की हम बात करें तो +3 आवेश में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बनाते हैं CFT के अनुसार इस प्रकार से हम 2 कक्षक बनाते हैं, ऊपर जिसको बोलते हैं EG कक्षक, नीचे बोलते हैं T2G कक्षक। यहाँ पर हमने +3 है, +3 का मीनिंग हुआ कि मुझे 5 कक्षक बनने हैं। सारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नीचे भर दूंगा। यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई देगा अयुग्मित। यदि 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों अयुग्मित है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान मुझे मिलता है कितना, मुझे प्राप्त होता है 1.73। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें Fe है H2 के साथ में, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये +3 के रूप में, +3 के रूप में है। तो यदि मैं इसका CFT से चित्र बनाता हूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे 3 कक्षक नीचे है जिनका नाम है T2G, 2 कक्षक ऊपर है जिनका नाम है EG। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 का मीनिंग हुआ कि 5 मुझे वापस बनने होंगे, लेकिन इस बार जो लिगेंड है वो क्या बच्चों दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अतः यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं अयुग्मित। अतः 5 से मेरा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 5.92 प्राप्त हो जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मुझे 5.92 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर आयरन मुझे दिखाई दे रहा है +2 ग्रुप में। यदि मैं इसका यहाँ पर चित्र बनाता हूं CFT के अनुसार तो यहाँ पर 3 डिब्बे हैं, ऊपर 2 डिब्बे हैं। ठीक है, Fe+2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई देंगे, 6 मुझे भरने हैं। यहाँ पर मैंने भरना प्रारंभ किया, 2 2 4 2 6 सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, अयुग्मित एक भी नहीं है और एक भी नहीं है। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान मुझे प्राप्त होता है कितना 0। तो यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पर सेकंड से मिलान हो चुका है। वो जो इतना मिलान कर लिया है, आइए हम तलाश करते हैं अपने आंसर की। यहाँ पर जो फर्स्ट से मुझे मैच करना होगा फोर्थ के लिए मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमने मैच किया है फर्स्ट के साथ में, बी मैच किया हमने फर्स्ट के साथ में, तो यहाँ पर और कहीं भी बी फर्स्ट के साथ मैच होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमें आगे आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर मुझे मिल जाएगा 1। ठीक है, तो बच्चों ये जो मिलान टाइप के प्रश्न होते हैं काफी इजी होते हैं। यदि आपने 2 का भी मिलान कर दिया, 3 का भी मिलान कर दिया तो प्रश्न आसानी से आपको आंसर दे देता है। बच्चों नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि निम्न आपको यहाँ पर कुछ क्रम दे रखे हैं, बताना है कि उचित क्रम नहीं दिया गया है। इन क्रम में सही क्रम यहाँ पर कौन सा नहीं दिया जा रहा है। बच्चों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कार्बन से लेकर में दे रखा लेड ऑक्साइड तक कार्बन वाला समूह है, वर्ग है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, एकदम करेक्ट है। बच्चों हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर HF HCl HBr HI, अभी हमने इसको सोल्व किया है कि RNS के अनुसार ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नीचे आने पर हमने सामर्थ्य बढ़ती है तो ये भी करेक्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों बात करें H2O H2S से सेलेनियम टेलुरियम तक, यदि हम ऊपर से बच्चों नीचे आते हैं तो यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। यदि अम्लीय सामर्थ्य बच्चे बढ़ेगी तो पीके का मान कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से रखिएगा कि पीके का मान क्या दिया जा रहा है, मुझे बढ़ता हुआ दिया जा रहा है। पीके का मान बढ़ता हुआ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य तो बढ़ती है। अतः यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दी, और जहां पर गड़बड़ है वही हमारा क्या होगा बच्चों, पर हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें अम्लीय सामर्थ्य के क्रम की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे क्या होता है, वर्ग नंबर 15 के हाइड्रेट के अंदर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ते हुए मुझे दिखाई देती है। अतः यहाँ तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बच्चों काफी आसान सा प्रश्न था, पीके वैल्यू के बारे में हम ध्यान से बात करनी थी, यहाँ पर सोचना था। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे मिलता है 3। बच्चों देखा आपने कि केमिस्ट्री के पेपर में काफी सारे जो प्रश्न थे वो हमारे इटूस के FTR से और लॉन्ग ईयर के जो कोर्स थे उनमें हमने सोल्व किए थे। काफी बच्चों ने तो ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कम से कम 90% जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 10% क्वेश्चन ही ऐसे जो तो उन्होंने नए नए बना के आपको सामने पेश किए हैं। लेकिन वो 10% बच्चों जो प्रश्न है वो भी क्या होते हैं, वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, आगे बने रहिए इटूस इंडिया के साथ में। थैंक यू।